सेंसेक्स, निफ्टी रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन इन बड़ी हेडलाइंस के बीच मुझे लगता है कि असली एक्शन कहीं और हो रहा है। बैंक निफ्टी ने 60,000 का वो बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बारे में सब बात तो कर रहे थे, पर शायद यकीन किसी को नहीं था। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 सच में भारतीय बैंकों का साल होने वाला है? हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, मार्केट एनालिसिस हैं, ब्रोकरेज नोट्स हैं, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक जबरदस्त तेजी की ओर। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों की गहराइयों में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है, और अगर है तो इसमें छिपे हुए जोखिम क्या है। ये सवाल बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि 60,000 का स्तर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर का टूटना है। ये बाजार के भरोसे को दिखाता है। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि ये साल अच्छा होगा या नहीं, बल्कि ये समझना है कि अगर कोई इस लहर पर सवार होना चाहता है तो उसका सबसे स्मार्ट और सबसे सुरक्षित तरीका क्या हो सकता है। सही कहा। क्योंकि जब सब तेजी की बात कर रहे हो तभी सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले इस भरोसे की नींव क्या है? क्या ये सिर्फ घरेलू बाजार का जोश है या बाहर से भी कुछ संकेत मिल रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, और दिलचस्प बात यह है कि इस भरोसे को ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है। हमारे स्रोत बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी जैसी बड़ी विदेशी ब्रोकरेज फर्मों का जिक्र करते हैं। उनका अनुमान है कि 2026 के अंत तक निफ्टी 28,500 से 29,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह नहीं है कि वो कितना ऊपर जाएगा, बल्कि ये है कि वो क्यों ऊपर जाएगा। मतलब ये कि रिपोर्ट साफ कह रहे हैं कि ये तेजी कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी यानी अर्निंग्स ग्रोथ के दम पर आएगी, ना कि सिर्फ महंगे वैल्यूएशन यानी वैल्यूएशन एक्सपेंशन की वजह से। अच्छा। इसे आसान भाषा में समझें तो कंपनियां वाकई ज्यादा पैसा कमाएंगी, सिर्फ उनके शेयरों की कीमतें हवा में नहीं बढ़ेंगी। और जब बात अर्निंग्स ग्रोथ की आती है तो सभी विश्लेषण बैंकिंग सेक्टर को सबसे आगे रख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर इतना भरोसा आ कहां से रहा है? क्या ये सिर्फ बाजार की हवा है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? वजहें काफी ठोस हैं। अगर हम स्रोतों को देखें तो 3 बड़े स्तंभ नजर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है कर्ज की मांग। क्रेडिट ग्रोथ? हाँ, क्रेडिट ग्रोथ। अनुमान यह है कि वित्त वर्ष 2026 में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 11.5% से 12.5% के बीच रहेगी। ये एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। और ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? मतलब एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूम रहा है। लोग और कंपनियां घर खरीदने, गाड़ी खरीदने, नया बिजनेस शुरू करने या अपने मौजूदा बिजनेस को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास से लोन ले रहे हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट लोन से नहीं आ रही। स्रोत इशारा कर रहे हैं कि इसका बड़ा हिस्सा छोटे शहरों से आ रहा है। पहली बार घर खरीदने वालों से? हाँ, और छोटे व्यवसायों से आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इकोनॉमी की रिकवरी नहीं, बल्कि उसकी गहराई और विस्तार का भी संकेत है। ठीक है, लोन की मांग तो समझ में आती है, लेकिन मुझे याद है कुछ साल पहले तक एनपीए यानी बुरे कर्ज वो बैंकों का सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करता था। क्या उस मोर्चे पर भी हालात सुधरे हैं? आपने बिल्कुल सही दुखती रग पर हाथ रखा है। ये दूसरा और शायद सबसे मजबूत स्तंभ है, एसेट क्वालिटी में सुधार। आंकड़े दिखाते हैं कि बैंकों के ग्रॉस एनपीए लगातार कम हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक पुराने डूबे हुए पैसों की वसूली भी पहले से कहीं बेहतर कर पा रहे हैं। तो इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता होगा? बिल्कुल। जब बुरे लोन के लिए कम पैसा अलग रखना पड़ता है तो बैंक का मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एनपीए की समस्या अब खत्म हो गई है? पूरी तरह खत्म तो नहीं, लेकिन काफी हद तक काबू में है। हाँ, स्रोत एक छोटी सी चेतावनी भी देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि छोटे छोटे अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड वाले हिस्से पर थोड़ी नजर रखनी होगी। ओके। क्योंकि वहां तनाव के कुछ शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बैंकों की बैलेंस शीट आज कई सालों में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो मतलब ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं और दिए गए लोन की क्वालिटी भी अच्छी है। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा स्तंभ है मुनाफे का मार्जिन, जिसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIMs कहते हैं। अनुमान है कि आने वाले समय में डिपॉजिट पर ब्याज दरें शायद थोड़ी नरम हो, जिससे बैंकों के लिए फंड जुटाने की लागत कम होगी। और अगर ऐसा होता है? और भी आ सकता है। तो संक्षेप में, ज्यादा लोन, बेहतर क्वालिटी और बेहतर कमाई, ये तीनों फैक्टर मिलकर एक मजबूत तस्वीर पेश कर रहे हैं।
ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात, जो एक बहुत मजबूत तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या चार्ट्स भी यही कहानी सुना रहे हैं? क्या टेक्निकल्स भी इस तेजी का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में एक लाइन चार्ट का विश्लेषण है जो पिछले एक साल यानी फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक बैंक निफ्टी का सफर दिखाता है। इंडेक्स ने लगभग 46,500 से 60,000 के पार तक का सफर तय किया है। ये तो एक साल में करीब 29% की बढ़ोतरी है। हाँ, मतलब सीधी चढ़ाई। और चार्ट्स का पैटर्न क्या कहता है? क्या ये सिर्फ एक अचानक आया उछाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ट का पैटर्न क्लासिक हायर हाइज हायर लो वाला है। अच्छा। इसे ऐसे समझे कि इंडेक्स एक सीढ़ी की तरह ऊपर जा रहा है, हर बार एक नया हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, लेकिन पिछली बार के लो से ऊपर ही रहता है। ये एक मजबूत और स्वस्थ अपट्रेंड का संकेत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्तर पहले एक बड़ी रुकावट या रेजिस्टेंस था, यानी 59,400, 59,650, हाँ, अब वही एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। तो इसका एक ट्रेडर या निवेशक के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है, यूं समझिए कि जो छत पहले थी, अब वो एक मजबूत फर्श बन गई है। जब तक इंडेक्स 58,500 से 59,000 के सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तब तक ट्रेंड को मजबूती से पॉजिटिव माना जाएगा। तो रणनीति साफ है। इसीलिए ज्यादातर तकनीकी विश्लेषकों की रणनीति साफ है, गिरावट पर खरीदें, यानी बाय ऑन डिप्स। उनका मानना है कि हर छोटी मोटी गिरावट खरीदारी का एक नया मौका हो सकती है। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, चार्ट्स बुलिश हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी भारतीय बाजार पर दांव लगा रहे हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि आंख बंद करके कोई भी बैंक स्टॉक खरीद लो और पैसा बन जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा। जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, तभी इतिहास से सबक लेना सबसे जरूरी हो जाता है। मुझे 2013 का दौर याद आता है। हाँ। स्रोतों में भी इसी से मिलती जुलती रवि नाम के एक निवेशक की कहानी का जिक्र है, जो हम सब के लिए एक बड़ी सीख है। 2013 तब तो टेपर टैंट्रम ने बाजार में हड़कंप मचा दिया था। बिल्कुल, ये वही समय था जब अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने पहली बार इशारा किया कि वो बाजार से पैसा खींचना शुरू कर सकता है, और इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा था। भारतीय बाजार भी बुरी तरह गिरे थे। बहुत बुरी तरह। उस गिरावट में सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक्स बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए थे। बाजार में ऐसी बातें चल रही थी कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। और रवि ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कोशिश की, लेकिन गलत तरीके से। उसने अपनी जिंदगी की कुल बचत का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ एक या दो सरकारी बैंकों में लगा दिया। 80%? हाँ, उसकी सोच क्या थी कि ये सरकारी बैंक हैं, इतने सस्ते मिल रहे हैं, सरकार इन्हें कभी डूबने नहीं देगी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उन बैंकों की असली हालत क्या है। किताबों में जो एनपीए दिख रहे थे, असल समस्या उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसका सेक्टर का चुनाव तो सही था। बैंकिंग सेक्टर ने आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसका स्टॉक चुनाव और रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, और जोखिम प्रबंधन पूरी तरह से गलत था। उसका पैसा उन कमजोर बैंकों में सालों तक फंसा रहा, जबकि उसी सेक्टर के दूसरे मजबूत बैंक रॉकेट की तरह ऊपर निकल गए। 2026 के लिए इससे बड़ी सीख कोई और नहीं हो सकती। मतलब थीम या सेक्टर मजबूत हो सकता है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस सेक्टर का हर स्टॉक चलेगा। सही घोड़े पर दांव लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही सोबरिंग कहानी है। तो फिर रवि वाली गलती से बचकर इस मौके का फायदा उठाने का सही और स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना। बिल्कुल। स्रोत भी यही सलाह देते हैं। बैंकिंग मजबूत लग रहा है, लेकिन ऑटो इंफ्रा जैसे दूसरे सेक्टर भी पीछे नहीं है। एक संतुलित पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा 30-40% तक रखना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने 30-40% हिस्सा बैंकिंग को देने का फैसला किया। अब उस हिस्से को कैसे निवेश करें? क्या सारे पैसे एक ही बैंक में लगा दें? नहीं, रवि वाली गलती नहीं दोहरानी। उस 30-40% के अंदर भी विविधता लानी होगी। इसके लिए स्रोत कई विकल्प सुझाते हैं, जो निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है या सुरक्षित खेलना चाहता है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी ETF सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, ETF। हाँ, इसमें एक ही साथ पूरे सेक्टर के बड़े बैंकों में निवेश हो जाता है, तो किसी एक बैंक के खराब प्रदर्शन का ज्यादा असर नहीं पड़ता। और जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर किसी को अच्छी ग्रोथ चाहिए और वो थोड़ा रिसर्च कर सकता है, तो टॉप प्राइवेट बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।
उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, मैनेजमेंट मजबूत होता है और उनकी ग्रोथ की रफ्तार भी तेज होती है। और सरकारी बैंकों का क्या? जो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और कम वैल्यूएशन पर दांव लगाना चाहते हैं, वो कुछ चुनिंदा मजबूत सरकारी बैंकों पर भी विचार कर सकते हैं। मतलब वो जिनकी एसेट क्वालिटी में तेजी से सुधार हुआ है। बिल्कुल। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी बताई गई है कि जब तेजी का चक्र शुरू होता है तो सरकारी और निजी दोनों बैंक चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे चक्र मैच्योर होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले निजी बैंक ज्यादा स्थिर रिटर्न देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। शुरुआत में जब लहर आती है तो सब नावें ऊपर उठती हैं, हाँ, लेकिन लंबी रेस में वही जीतता है जिसकी नाव सबसे मजबूत हो। इसलिए पोर्टफोलियो में दोनों का एक संतुलित मिश्रण रखना अच्छा हो सकता है। और छोटे निवेशक जो सीधे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते बल्कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या आईपीओज का इंतजार करते हैं, उनके लिए कोई खास सलाह? उनके लिए स्रोतों में बहुत साफ चेतावनी और सलाह दी गई है। पहली बात, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा जोखिम भरा काम है। बहुत ज्यादा। अगर करना ही है तो बहुत कम पूंजी और एक कड़े स्टॉप लॉस के साथ करें। ये लॉटरी का टिकट नहीं है। और आईपीओज? दूसरी बात, आईपीओस को लेकर, अगर किसी बैंक का आईपीओ आता है तो सिर्फ ये सोचकर पैसा न लगाएं कि बैंकिंग की थीम चल रही है। उस नए बैंक के एनपीए स्तर, उसकी ग्रोथ की संभावनाओं और उसके वैल्यूएशन की तुलना बाजार में पहले से मौजूद मजबूत बैंकों से जरूर करें। सिर्फ चमक देखकर आकर्षित ना हो। तो चलिए अपने चर्चा को समेटते हैं और शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या 2026 बैंकिंग का साल है? सारे संकेत, चाहे वो फंडामेंटल हों, टेक्निकल हों या ग्लोबल रिपोर्ट्स, एक ही जवाब दे रहे हैं, हाँ, ये साल बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अनुकूल हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बड़े किंतु के साथ। और वो क्या है? ये आंख बंद करके कुछ भी खरीदने का न्योता नहीं है। 2013 की रवि की कहानी एक स्पष्ट चेतावनी है कि कौन सा बैंक चुना जाता है ये इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग थीम चल रही है। सही बात है। असली खेल स्मार्ट स्टॉक सिलेक्शन और अनुशासित रिस्क मैनेजमेंट का है। मौका निश्चित रूप से है, लेकिन बिना तैयारी और सावधानी के ये एक बड़े जोखिम में भी बदल सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने जो भी विश्लेषण देखा वो मुख्य रूप से खपत और कॉर्पोरेट लोन से आने वाली क्रेडिट ग्रोथ पर ही केंद्रित था। लेकिन यहाँ मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर हमारे स्रोतों ने ज्यादा बात नहीं की। और वो क्या है? वो ये कि हम पारंपरिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फिनटेक और डिजिटल भुगतान के आने से बैंकिंग की परिभाषा ही बदल रही है। आज क्रेडिट और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। तो जब हम पारंपरिक बैंकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि असली लंबी अवधि का विजेता कोई ऐसी कंपनी हो जिसे आज हम पारंपरिक बैंक मानते ही नहीं? कोई फिनटेक कंपनी? हाँ, कोई ऐसी फिनटेक कंपनी जो बैंकिंग करने के तरीके को ही फिर से परिभाषित कर दे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे सोचना चाहिए।